आज हमारे बीच आकाश आनंद जी हैं, जो जन स्वराज पार्टी से भावी प्रत्याशी हैं। इनका परिचय देते हुए कि पूर्व में यह भारतीय वायुसेना में सेवा दिए हैं। लगभग 20 साल इन्होंने भारतीय वायुसेना में सेवा दी है और उसके बाद यह नौकरी को छोड़कर वीआरएस देकर ये नरपतगंज विधानसभा में लोगों के पास राजनीति में सेवा देने के लिए आए। कि आप जो ये नौकरी छोड़ करके आए, राजनीति में आने का सोचे, ये कैसे विचार आया इनके आपके मन में? मेरा मानना है कि देश से मुझे बहुत प्यार है। देश मेरे लिए एक परिवार जैसा है, पूरा देश। कोई जाति, कोई धर्म, कोई भी स्टेट, कोई भी भाषा, है ना। सैनिक रहा हूँ, हमेशा यूनिफॉर्म पहना है, तो इस देश का हर व्यक्ति मेरे लिए पारिवारिक सदस्य है। और मैंने देश की सेवा की, उसके बाद मुझे लग रहा है कि थोड़ी जनता की भी सेवा होना चाहिए। लगभग अगर हम देखें आदमी की औसतन आयु 60 वर्ष आज की डेट में मान के चलते हैं। मैं 40 के आसपास का हूँ। मैं जितने दिन भी जीऊँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे सीने पे कोई बोझ न रहे। मुझे लगता है कि जैसे मैं कर सकता हूँ, मैं समाज का भला कर सकता हूँ। इतने नेता, इतना भ्रष्ट, इतना सब कुछ, लेकिन आवाज़ कोई नहीं उठाता। आज की डेट में मैं आपके सामने आया हूँ, आपके बीच आया हूँ, ताकि मैं देश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए, सभी के लिए आवाज़ उठा सकूँ, इस क्षेत्र का सामूहिक विकास कर सकूँ। चलिए, आपसे एक चीज पूछना चाहेंगे कि नरपतगंज विधानसभा में आप जब क्षेत्र घूमते होंगे तो उस समय आपको क्या कमी नजर आया? सच बताऊं तो अगर आप एवरेज शहर को देखिए ना, छोटे मोटे शहर को, नरपतगंज विधानसभा में आप मुझे ये दिखा दिए शहर कहते किसे। बेसिक छोटी सी सुविधा। हम सभी ने कोरोना देखा है, हम लोग सभी ने, लगभग जो 18 साल से प्लस के होंगे, लगभग जो आसपास नए वोटर भी, उन्होंने भी कोरोना देखा है। क्या नरपतगंज अस्पताल में इतने बेड हैं कि आप 100 आदमी को बना सकें, 100 आदमी को रख सकें? 100 आदमी की भी ये नहीं है, कैपेसिटी नहीं है वहाँ पर। ठीक, नरपतगंज में 3 लाख से ज़्यादा वोटर हैं, एक डिग्री कॉलेज नहीं है। ऐसा नहीं है लोगों ने नहीं सोचा होगा, देखा, लोग देखते हैं, लेकिन लोगों को मतलब नहीं है। नेता को आज की समय में वो लोग क्या करते हैं? भ्रष्टाचार, है ना। कोई पैसा कमा ले, कोई लूट ले। आप अपने आसपास के किसी भी छोटे बड़े नेता की बात नहीं कर रहा मैं, एक छोटे से मुखिया को देख लीजिए। क्या आप जब मुखिया जीतने से पहले और मुखिया जीतने के बाद तो उसकी संपत्ति में कितनी वृद्धि हुई है? हर किसी को अपने से मतलब है। आज के समय में समाज के बारे में कोई नहीं सोचता, लेकिन मैं सोचता हूँ। मुझे लगता है कोई ना कोई करना चाहिए। सब चाहते हैं भगत सिंह हो इस देश में, भगत सिंह आए, एकदम क्रांति ला दे, ये कर दे, लेकिन करेगा कौन? कोई करना नहीं चाहे, पड़ोसी के घर में। लेकिन मैं बनने को तैयार हूँ भगत सिंह, मैं लाऊंगा क्रांति, लेकिन मैं अकेले कैसे कर सकता हूँ? आपका साथ दीजिए, मेरा साथ दीजिए, आप लोग मिलके, और मैं पक्का इस नरपतगंज क्षेत्र को, जो अगर विधानसभा को इस पूरे बिहार में नंबर 1 ना बना दिया तो फिर मेरा नाम बदल देना आप। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि अपने यहाँ बिहार में जिस तरह से प्रशांत किशोर बिहार वासियों की चेतना जगाने का काम कर रहे हैं, क्षेत्रों में घूम रहे हैं, लोगों को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार वोट आप उन्हीं को दीजिए जो आपके विकास में सहयोग करे, इस बार वोट उसको दीजिए जो आपके बच्चों का भविष्य बनाए। तो सबसे पहला चीज़ है कि 1947 से लेकर के वर्तमान अभी तक 2025 तक में बिहार हमेशा लेबर प्रोड्यूसर बन के रह गया है, राज्य बन के रह गया। तो इसमें आपका क्या है कि आप कभी नरपतगंज विधानसभा के लिए कभी आपने देखा है कि यहाँ पर कभी भी एक भी आपको उद्योग है, फैक्ट्रियाँ हैं? फॉरबिसगंज विधानसभा है या फिर नरपतगंज, दोनों सटा हुआ विधानसभा है, आपको एक भी फैक्ट्री देखने को मिला है? जी देखिए, बातें तो बहुत सारी है। पहले बात करते हैं हम लोग प्रशांत किशोर जी पे। प्रशांत किशोर जी एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है ना। मैंने एक पोस्टर छपाया था छोटा सा, उसमें मैंने लिखा ना कि आधुनिक बिहार का जनक है ये व्यक्ति, है ना। देख लीजिए, उन्होंने पद यात्रा शुरू की, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और भी नेता पद यात्रा शुरू करेंगे। आज बिहार में 40 साल में लगभग 30-40 साल की उम्र है, पहली बार लोग शिक्षा पे बात कर रहे हैं। आज से पहले किसी ने नहीं किया। मैं फलना चावल फ्री में दे दूंगा, आटा फ्री में दे दूंगा, वाईफाई फ्री करा दूंगा, नल बिजली फ्री हो गया, पानी फ्री होगा, कुछ नहीं होता है। लेकिन आखिर प्रशांत किशोर के कहने के बाद लोगों ने शुरू तो किया, शिक्षा पे बात तो शुरू किया। प्रशांत किशोर आईएम से पढ़े हुए,
उन्होंने मोदी को बनाया, बनाया मतलब क्या, उनका साथ दिया पूरा, है ना। उनके बाद ममता बनर्जी, नीतीश कुमार पर, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। यह व्यक्ति आने वाले भविष्य में आधुनिक बिहार का जनक कहा जाएगा, ये बदलाव लाएगा, उसकी बातें हिट करती हैं भाई, लगता है कि कोई हमारे लिए सोच रहा है। अच्छा, एक चीज सुनिए, प्रशांत किशोर पर जब बात आई तो आज से 10 साल पूर्व दिल्ली एक प्रयोग देखा था केजरीवाल के तौर पर। केजरीवाल जी भी बोल रहे थे क्या कि हम दिल्ली को बना देंगे, हम शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाएंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति लाएंगे। जिस मुद्दे पर, जन लोकपाल जैसा मुद्दा पर, उन्होंने कांग्रेस की सरकार को हिला दी और उनकी सरकार बनी। आप प्रशांत किशोर जी जो बोल रहे हैं, क्या बिहार एक नया प्रयोग देखेगा, या इस प्रयोग पर बिहार भरोसा कैसे करेगा? प्रशांत किशोर जी वाकई में इज एन इंटेलेक्चुअल। देखिए, अरविंद केजरीवाल चीज दूसरे व्यक्ति थे, दो अलग अलग आदमी, तो दोनों का अलग अलग ही होगा। ये जन लोकपाल की बात है, ये तो बेसिक शिक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं, वो तो वोट मांग रहे हैं किसके, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। अगर सच बात कड़वी होती है, बिहार में कोई भी बाहर का व्यक्ति क्यों इन्वेस्ट करेगा? क्योंकि यहाँ पे लोग जो है ना क्रिमिनल्स को सपोर्ट करते हैं। आए, आपने उसके बच्चे को किडनैप कर लिया, रंगदारी मांग लिया, है ना, तो वो क्यों आएगा यहाँ पर? और इसका मुख्य कारण क्या है? अज्ञानता, है ना। अगर अज्ञान, आप साक्षर नहीं, आपको कैसे पता चलेगा? पहले भाई जब लालू जी का राज था तो लोग कहते हैं बूथ कैप्चरिंग होती थी, मैं तो बहुत छोटा था, मैंने कभी उस बारे में नहीं सोचा। और मुझे लगता है नीतीश कुमार अब उस स्थिति में नहीं है, उम्र हो गई है भाई। मैं ये नहीं कहता कि मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ, बट मुझे लगता है आज के समय में प्रशांत किशोर से अच्छा नेता कोई भी नहीं है। ना एक सीएम फेस है, भले ही पार्टी जो भी चुनाव करे जिस भी सीएम फेस, बट मुझे लगता है प्रशांत किशोर इज डूइंग द बेस्ट। एक आदमी के नाते, के इंसान, देखिए प्रशांत किशोर के पास अच्छी खासी, मतलब इतने सारे लोगों ने काम किए, के साथ काम किया, उन्होंने अच्छा खासा पैसा कमाया होगा। अब देखिए, अगर आपके पास 500 करोड़ है या 600 करोड़ है ना, उससे उसको फर्क नहीं पड़ता। लोग सोना चांदी नहीं खाएंगे, जीवन वैसा ही जिएंगे। और इस उम्र में है कि नए दोस्त नहीं बनते, है ना, दोस्ती भी उनकी वही हो। वो करेगा कि वो व्यक्ति समाज का वाकई में भला चाहता है। मैं इसीलिए उसके साथ जुड़ा। बहुत सारे नेता मार्केट, है ना, आज की डेट में बहुत सारी पार्टियां हैं। ये तो विधानसभा चुनाव के बाद भविष्य के गर्त में है कि बिहार वासी उन पर, उनके प्रयोग पर या उन पर कितना भरोसा करता है। चलिए हम आते हैं बिहार में नरपतगंज विधानसभा पर। आप देखते होंगे नरपतगंज विधानसभा में 24 घंटा स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। 3 लाख की आबादी है, लेकिन एक भी अस्पताल जो है 24 घंटे सुविधा देने के लिए तैयार नहीं है। यदि किसी महिला, प्रेग्नेंट महिला है, यदि उसको रात्रि यदि किसी तरह का इमरजेंसी आ जाता है, आपातकालीन व्यवस्था वहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसी तरह बहुत तरह की मानवीय चूक के कारण यदि किसी का घटना घट गया, एक्सीडेंट हो गया, तो इसके बाद उनको स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए दूसरे जिला या फिर दूसरा राज्य रेफर कर दिया जाता है। बगल में बंगाल है, सिलीगुड़ी। तो इन सब चीज़ों पर आप क्या कहिएगा? देखिए, अगर एक डॉक्टर है ना, तो वो मेहनत करके डॉक्टर बना है, पढ़ाई करके 5-6 साल जो भी है, उसके बाद अगर पीजी की है तो 2-3 साल उसकी उम्र तो पढ़ाई में गुजर जाती है ना। पढ़ने के बाद वो क्या करते हैं कि भाई उनका भी परिवार होता है, और वो नहीं चाहते हैं कि किसी रिमोट एरिया में रहें। क्यों रहेंगे? उनके बच्चे कहाँ शिक्षित होंगे? मैंने कहा ना, वहाँ ढंग का डिग्री कॉलेज नहीं है। 3.5 लाख से ज़्यादा वोटर है, 5 लाख की आबादी तो होगी आज की डेट में। मेरी बात, आज़ादी के बाद से अभी तक एक नरपतगंज विधानसभा में डिग्री कॉलेज नहीं है, जबकि नरपतगंज से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट निकल करके देश में बेहतरीन जगहों पर गए हैं। हाँ, देखिए, मैंने कहा ना, बिहार की स्थिति आज के जिस समय में ऐसी है। मैं खुद वायुसैनिक रहा हूँ। अभी जब मैंने VRS लिया, मैंने बहुत सारे दोस्तों ने मेरे से पूछा कि आप कहाँ सेटल होना चाहेंगे। मैंने कहा बिहार। उनसे पूछा दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई कहाँ। मैंने कहा, सब पूछा तुम बिहार क्यों जा रहे हो? है ना, कहीं और सेटल हो जाए। मैंने कहा यार, मैं बड़े शहरों में अगर मर भी जाऊँ ना, तो लोग मुझे पहचानते नहीं, पहचानेंगे नहीं, लेकिन मैं अपने समाज में मरूंगा ना, तो 4 आदमी कंधा देने वाले होंगे। ऊपर से दूसरी बात, यहाँ का पेड़ पौधा भी लगता है जैसे मुझे जानता है, इससे कोई रिश्ता है। दूसरा सर, परदेश ही होता है। जो लोग आज की डेट में पलायन का मुद्दा, तो उनको भले ही 30,000 रुपये बाहर कमा रहे हैं, लेकिन उनमें से बचता कितना है? और ये दर्द छुट्टियों में, त्योहारों में छुट्टी लेने के लिए, परिवार का दर्द, बच्चों का दर्द, फौजी हूँ, मैं समझ सकता हूँ। मान लीजिए एक पल के लिए जिन लोगों ने, जो अच्छे सफल हो गए,
वो क्यों आना चाहेंगे जब उनके बच्चों के लिए, अच्छा एक पल के लिए मुझे अपने देश से प्यार है, मैं आना चाहता हूँ अपने घर, अपने गांव समाज में लौट के, लेकिन मेरी पत्नी मानेगी, मेरे बच्चे मानेंगे कि पिताजी आपके पास सफिशिएंट पैसा था, आप अच्छे कॉलेज में पढ़ाते, अच्छे स्कूल में पढ़ाते, अच्छा माहौल देते। हमारे पास देखिए, मेरी सोच ये है ना, लोगों ने ऐसा नहीं कोशिश नहीं की, लेकिन वो कर नहीं पाए। लेकिन मैं जिम्मेदारी उठाता हूँ कि मैं करूँगा, जो हमारे पास है उसी को बेस्ट बनाऊंगा। रतन टाटा ने बोला था, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये जमशेदजी टाटा ने एक बार बोला था ना, अगर आपको लगता है कि आप सफल हैं तो डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, समाज के लिए कुछ करो। और हर व्यक्ति के लिए सफलता के मायने अलग अलग होते हैं। किसी के लिए नौकरी है, किसी के लिए पैसा है, किसी के लिए 2 टाइम खा के सो जा वही बहुत है, सबके लिए अलग अलग है। मुझे लगता नहीं कि मैं बहुत सफल हूँ। सफलता मैं उसी दिन मानूंगा जब नरपतगंज का एक एक व्यक्ति साक्षर होगा। आज की डेट में इस देश की जो है ना लिटरेसी 72% से ज़्यादा है, लिटरेसी रेट, मतलब शिक्षा, हाँ औसतन एवरेज। जबकि अररिया जिला में देखा जाए तो 53-54% के बीच में आता है। 53.53%। हाँ, बस इतना ही है। क्यों नहीं है कि किसी को ध्यान ही नहीं है। बाढ़ की समस्या हर बार आ जाती है, ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता है। अरे बिहार के लोग है ना इतने टैलेंटेड है, कहते हैं एक बिहारी सब पे भारी, कहते हैं बात कहते हैं हम लोग। जैसे मैं भी कुछ दिन पहले अपने दोस्त से बात हो रहा था, तो उसने है तो थोड़ा नहीं होता कि उसने मेरे ऊपर कटाक्ष किया कि हमारे खेतों में जो है ना बिहारी मजदूर काम करते हैं। मैंने कहा तू अपने आईएएस को जानता है, डीएम को? बोला नहीं। मैंने कहा पता कर, वो भी बिहार का ही होगा। वाकई में वो बिहार का निकला। ये कहने के लिए मैंने कह दिया, लेकिन ये बात मुझे चुभ गई कि भाई हमारे खेतों में काम करते हैं। क्यों हम इस चीज़ को इतना सशक्त बताऊंगा ना, बिहार को, नरपतगंज क्षेत्र को, है ना, प्रशांत किशोर जी के साथ मिलके, है ना, और नरपतगंज क्षेत्र को मैं इतना सशक्त बनाऊंगा कि नरपतगंज अपने नाम से या मेरे नाम से जाना जाएगा बिहार। अच्छा एक चीज़ बताइए कि अपने जो क्षेत्र है, कोसी का जो क्षेत्र है और हम लोग जो सीमावर्ती क्षेत्र है, यहाँ पर प्रमुखतः 2-3 फसलें उगाई जाती है। एक थे जूट, दूसरा है मकई और तीसरा है मखाना। हाँ। ये जो मिथिलांचल का पार्ट है मखाना। तो जहाँ पर रॉ मटेरियल यदि हमारा इस क्षेत्र में जो चीज़ उपलब्ध है उससे जुड़ा हुआ यदि उत्पाद यहाँ बने तो फिर विकास इस क्षेत्र का होगा। लेकिन ये सामान यहाँ से उठ करके चला जाता है दूसरे राज्य और वहाँ से उसी का उत्पाद बन करके अपने क्षेत्र में आता है। औसतन अगर आप बिहार में देखें तो मखाना लगभग 1200 से 1500 रुपये किलो मिलता है आज के समय में। लेकिन जो किसान है उसको पैदा करता है, आप जाके पूछिए वो क्या रेट बेचता है। 100 रुपये में बोरा देता है वो। लेकिन इससे क्या है, एक तो एमएसपी नहीं है इसका, लोग औने पौने दाम पे खरीदते हैं। वो भी सोचते हैं कि मैं खरीदूंगा खाऊंगा क्या, भाई बेचना मजबूरी है। तो यहाँ पे अमीर जो है ना गरीबों को चूस के और अमीर बन रहा है। नेता भ्रष्ट हैं, सरकारी अधिकारी भ्रष्ट हैं। मैं खुल के कहता हूँ, मैं अगर आज के समय में मैं ब्लॉक गया, मुझे जाति प्रमाण पत्र बनाना है, बनाने के लिए गया, वो बोलेंगे 100 रुपये दो। किस बात पे? भाई तुम्हारा ये काम है, सरकार तुम्हें इस काम के लिए पैसा देती है, पेमेंट देती है। सरकारी अफसर हो ना भाई, सरकारी अधिकारी उच्च कलर को जो भी हुआ, सरकार आपको इस काम का तो पैसा देती है। यही काम करने, जाति प्रमाण पत्र बनाने, आय प्रमाण पत्र जो भी आप बनाने के लिए बैठे हो ना। लेकिन 100 रुपये किस बात के दो? अरे मैं यादव हूँ, अगर मैं ब्राह्मण लिखा था, भूमिहार लिखा था और किसी भी जाति में लिखा था, गलत काम करने के लिए लोग पैसा देते हैं। सही काम करने का क्या पैसा होता है? इसी का नाम तो है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार नहीं, ये लोग भी सोचते हैं छोड़ दो, चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले अभी नरपतगंज में कुछ शिक्षक वगैरह का फॉर्म भरा था, लोगों ने 1200 रुपये दिए हैं ब्लॉक में घूस। 1200, 1900, उससे कम में देता ही नहीं था, है ना। क्रीमी लेयर वगैरह नहीं दिया। इसको कैसे बदलिएगा, इस मानसिकता को कैसे बदलिएगा? देखिए, अगर मैं लंबी सोच में जाऊं तो क्या बताऊं कि लोगों के साथ, अगर आपने दे दिया, एक आदमी ने दे दिया, उसको 100 आदमी नहीं दिया। अगर आप मान लीजिए पूरे समाज को जरूरत है आज की डेट में जाति प्रमाण पत्र की, सभी को जरूरत है, एक बंदे ने दिया, बाकी समाज ने नहीं दिया, तो सरकार तो उससे तो पूछेगी। आखिर मैं अगर वहाँ का विधायक हूँ या फिर मैं मंत्री हूँ, कुछ भी हूँ, पूछेगी ना भाई तुमने क्या किया। ब्यूरोक्रेसी है, साथ में डेमोक्रेसी है। भाई तुमने अगर यहाँ पे 3 लाख लोगों को अगर जरूरत है या फिर 300 लोगों को भी जाति प्रमाण पत्र की जरूरत है, तुमने पिछले 1 महीने में एक भी नहीं किया है, तो क्या किया तुमने? क्यों नहीं किया? स्पष्टीकरण तो दोगे ना। नौकरी तो हर किसी को प्यारी है, ऊपर से इज्जत भी सबको प्यारी है। एक ज़माना लग जाता है, पूरी ज़िंदगी बीत जाती है लोगों को इज्जत कमाने में, एक छवि बनाने में। जैसे मैं हूँ, आज की डेट में वायु सैनिक रहा हूँ, बहुत ही लोग तो
ये जो हम खाद्यान्न वाला मामला जो है कि यहाँ पर जो अनाज उगाया जाता है उसको इस क्षेत्र में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। एक भी उद्योग हो यहाँ से जुड़ा हुआ कृषि से, तो कैसे विकास होगा? देखिए, सबसे पहली चीज़ किसान, जैसे मखाना जैसे सब हमने टॉपिक लिया अभी। यदि यहीं पर यदि युवा हाँ। कौशल विकास के माध्यम से यदि यहीं पर मखाना से जुड़ा हुआ विभिन्न तरह का प्रोडक्ट बना करके विदेश भेजे हाँ। या फिर अपने ही मार्केट में छोड़े, दूसरे राज्य के मार्केट में छोड़े, तब वहाँ का पैसा हमारे यहाँ आएगा ना। वही चीज़ तो मैं कह रहा हूँ कि मखाना जैसे चीज़ों का कोई भी एमएसपी नहीं है। किसान खेती कर रहा है क्योंकि उसके ज़मीन में पानी लगा, मखाना पानी का फल है ना, पानी में ही वो आता है ना। लेकिन उनको पता नहीं है कि एमएसपी भी कुछ होती है, सरकार भी लोन देती है, कुछ करती है उनके लिए। लोगों को जागरूक करो। पहली चीज़ें हैं कि एक वही कहते हैं ना, शिक्षा, ये हर चीज़ का सूत्रधार है। जब तक आप 2-4 लाइन पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक आप कैसे किसी चीज़ के लिए, भाई आखिर इतना बड़ा किसान आंदोलन हो गया एमएसपी वगैरह के लिए, है ना। एमएसपी होना चाहिए, तभी तो लोगों को छोटे छोटे लोन दिलाओ कम इंटरेस्ट रेट पे, है ना, ताकि वो स्वरोजगार कर सके, पलायन रुके। जब तक लोग नहीं चाहेंगे, अच्छे नेता नहीं चुनेंगे, कैसे उनका समर्थन होगा? आज के ऐसा नहीं हुआ कि नेता नहीं हुए, बहुत लोग हुए, बहुत अच्छा विकास करना चाहते हैं, है ना, बट सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। कहते हैं ना, हमारे यहाँ इधर जो मिथिलांचल अपना जो ये भी क्षेत्र है, कहते हैं जब तक बच्चा रोता नहीं है ना, माँ भी दूध नहीं पिलाती, है ना। लोग यहाँ पर क्या है कि ये विधायक बना, फलना बाबू जिंदाबाद, उसके पीछे चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन अपने बेसिक प्रॉब्लम नहीं बताते हैं। उनको लगता है कि भाई ये लूटेगा, 10 रुपये मुझे भी देगा, 100 रुपये मुझे भी देगा, यही होता है। काम की बात कोई नहीं करते। उनका जीवन जैसे तैसे कट गया, बाल बच्चे भगवान भरोसे हैं, है ना। हर किसी के पास उतना पैसा नहीं है कि भाई बाहर पढ़ा सके, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सके। लोग को भी जागरूक होना होगा। अगर बिजली का तार यहाँ से पहले जाता था, लोग को मैंने देखा कि वो एक उसकी फंसा लेते था ना, हुक टाइप से, तो फ्री बिजली होती है। मेरा भी मन करा भाई फ्री मिल रहा है, लेकिन उसका नुकसान देखिए क्या होता है। सरकार अगर मान लीजिए सभी ने फ्री वाली बिजली ले, राजस्व की हानि, राजस्व, सरकार उसको पेमेंट कहाँ देगी? अब क्या होगा भाई, बिजली इतना कंज्यूम हो रहा है, पैसा तो कहाँ जाएगा? सरकार जो देने वाले हैं उन पे ज़्यादा बढ़ाएगी। अगर आप कुछ भी चोरी करते हैं, इधर उधर करते हैं, या फिर सरकारी संपत्ति, सरकार आप ही से वसूलेगी। सरकार कहाँ से पैसा लाएगी? क्या होगा, 5 रुपया नमक का दाम बढ़ा देगी, टैक्स आएगा उसी से। हंस के दो कि रो के दो, देना आपको ही है। लेकिन लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं। लोग समझते हैं क्या? आप देखिए, किसी भी चीज़ को नहीं समझते। लोग कह रहे हैं फला वो चीज़ है तो उसके नाम से, उसका आदमी है, टैक्स नहीं देना है ना, पुलिस वाले ने पकड़ लिया, चालान, है ना, नहीं दूंगा। अरे पुलिस वाला हेलमेट के लिए आपकी जिंदगी के लिए चालान कर रहा है ना भाई, उसको क्या फर्क पड़ता है, तुम जियो मरो। विधायक से फोन करवा देता है, इंजीनियर क्यों भाई? तो क्यों? अरे भाई फाइन नहीं दो, मैं तो कहता हूँ कि पुलिस वाले को हेलमेट ही पकड़ा देना चाहिए। भाई इतना दाम का हेलमेट है, तुम दो, अभी लो और पहनो, ऐसा ही करो ना। अब क्या करेगा, जान उसकी है, अब सरकार इसके लिए पनिशमेंट देगी। उसमें विधायक फोन करके बोला, विधायक मंत्री फलना, अरे तुम्हें हेलमेट, तुम जान तो तुम्हारी है कि नहीं? हेलमेट तो पहनना चाहिए आप। अच्छा, नीतीश कुमार की एक 7 निश्चय योजना में एक महत्वाकांक्षी योजना थी, नल जल योजना। आप आज जब आप नौकरी छोड़ के यहाँ आए होंगे, नल जल योजना के बारे में जब आपको पता चला होगा, तो आप क्या सोच रहे थे इसके बारे में? मैं कसम से बताऊं, मैंने पहले दिन ही देखा था, मैंने कहा था यार फेल है ना। किसी भ्रष्टाचार, लोगों ने लूटा, सरकार ने पैसा कमाया, मंत्री विधायक सभी ने कमाया, पानी नहीं आया और पानी नहीं आएगा। मैं कह रहा हूँ ना, पानी नहीं आएगा। जब तक ये सरकार नहीं बदलेगी तब तक पानी नहीं आएगा, है ना। लोगों ने किस चीज़ का रिकॉर्ड, आम आदमी को पता है नहीं। हाँ, सरकार ले नल खोद दे रहे, कोई बात नहीं, खोलो, लगा दिया है। लेकिन ये जो है ना, एब्सोल्यूट पैसा का बर्बाद। आपके पंचायत में पानी आता है? 1-2 बार तो आया है ना, उसके बाद का बिल्कुल नहीं, है ना। कभी आता है, कभी नहीं आया, बारिश की तरह। आप जानने का भी कोशिश किए कि पानी क्यों नहीं आ रहा, पाइप टूट फट गया है या फिर वहाँ ऑपरेटर नहीं है? तो पानी का ये लोग टाइम देते हैं कि पानी आएगा, लेकिन ये समस्या जो मेनली है ना, हम लोग क्या, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है, यहाँ पे 20 फीट में पानी आता है ना, इसलिए लोगों को उस बात की चिंता नहीं है। हैंडपंप चला लेगा, नल नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, हैंडपंप पर
यही होता है ना। और लोग कहते हैं ट्यूबवेल का पानी सबसे बढ़िया, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए इस बात पे इस एरिया में हंगामा नहीं मचा, लेकिन जहाँ भी पानी की ये है किल्लत है, अगर आप उस साइड चले जाइए, भागलपुर साइड वगैरह, वहाँ पे लोग अभी आपको मिथिलांचल का क्षेत्र में जाइए, दरभंगा मधुबनी तरफ जाइए, वहाँ पानी हैंडपंप से निकल ही नहीं रहा है। वही तो है वाटर टेबल, ये तो एक दूसरी चीज है ना। अगर वही बता रहे हैं, हाँ, वहाँ नल जल योजना, अरे मैंने वही तो कहा आपको, पहले ही बोला ना कि वहाँ भी एब्सोल्यूट असफल फेलियर, है। तो एब्सोल्यूट फेलियर, दिस इज एब्सोल्यूट वेस्टेज ऑफ मनी एंड रिसोर्सेज। आपने सरकार का पैसा, केंद्र सरकार का पैसा, आपने खुद का पैसा बर्बाद किया। ये ऐसा होना नहीं चाहिए। आपने कोई भी चीज, आपने सिर्फ कह दिया हाँ, कोई भी प्लानिंग आए तो सेंट्रलाइज सिस्टम पे आए, जिससे मतलब योजना का सही रूप से अनुपालन हो सके। हाँ पक्का पक्का। अगर आप देखिए, कोई किसी महान आदमी ने कहा है ना कि अगर 10 घंटे है ना मुझे लकड़ी काटने के लिए दिया जाए तो मैं 8 घंटे कम से कम कुल्हाड़ी में धार करूंगा, है ना। वही चीज है, आपने प्लानिंग परफेक्ट नहीं की। ये योजना बिल्कुल मोदी जी के नोटबंदी जैसी है, आपने रातों रात आके कह दिया, उसी तरह ये हुआ। दैट वाज एब्सोल्यूट फेलियर एंड इवन दिस इज, यानी कि एक बार शहर रोड को तोड़ दो, पाइप बिछा दो, फिर उसके बाद उसी पर आप हाँ ये मैंने कहा ना, इस देश में, इस राज्य में या फिर नरपतगंज क्षेत्र में इतनी सारी समस्याएं हैं ना कि आप पहले बेसिक पे ध्यान दीजिए, स्टिक टू बेसिक्स। और शिक्षा हर चीज़ की ज़रूरत है, शुरुआत है। आप आज की डेट में जब तक लोगों को साक्षर नहीं करेंगे, जागरूक नहीं करेंगे, कैसे देश का विकास होगा, है ना। आप देखिए, अभी एक छोटी सी घटना बताता हूँ, बिना साक्ष्य कह रहा हूँ। अभी तो मैं इस बारे में पूरा पेपर के साथ बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आऊँगा। एक कोऑपरेटिव बैंक हुआ करता था नरपतगंज में, वो लोगों का करोड़ों रुपए लेके भाग गया। आज तक ये मुद्दा आया नहीं है। एक विधायक है, उनका नाम मैं नहीं लूंगा, उन्होंने सरकारी संपत्ति को बेच दिया। उसके साथ भी मैं साक्ष्य के साथ आऊँगा, सरकारी ज़मीन को बेचा है। समय दीजिए, मैं आऊँगा। लोग उनको इतने विश्वास से चुनते हैं कि ये मेरा विकास करेंगे, ये मेरा भला करेंगे, देश के नाम पे, देश के नाम पे, एक सेकंड बेटा, देश के नाम पे, दुनिया के नाम पे, विकास के नाम पे लोग इतने विश्वास से वोट देते हैं कि ये मेरा भला करेगा। लेकिन आदमी का एक ज़मीर होता है ना। मान लीजिए सपोज मैंने कोई क्राइम किया, सपोज मैंने किसी की हत्या कर दी, मैं पुलिस से बच गया, लोगों से बच गया, सबसे बच गया, सजा से बच गया, लेकिन एक ज़मीर होता है जो बोलते हैं ना हम लोग, गिल्ट फीलिंग, है ना। जब मैं रात में सोऊंगा मुझे सोने नहीं देगी ये चीज़, है ना, कि भाई मैंने गलती किया, मैंने अपराध किया। लोगों का ज़मीर भी मर गया, अपराध बोध होना, अपराध बोध जो भी है वो भी मर गया है लोगों का। इतना मैं शांति से सोने वाला आदमी हूँ भाई, फौजी रहा हूँ, है ना, कोई दिक्कत है, मैं कहीं भी रह सकता हूँ, कहीं भी बैठ सकता हूँ, किसी भी माहौल में एडजस्ट कर सकता हूँ। लेकिन इन नेताओं ने इतना लूट किया, इनको अपराध बोध भी नहीं होता है क्या? शर्म नाम की चीज़ आनी चाहिए कम से कम। ठीक, चलिए, ये थे हमारे नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र के आकाश आनंद जी, और ये राजनीति में आए हैं अपने क्षेत्र के में कुछ बदलाव करने के लिए, रोजगार देने के लिए, शिक्षा में कुछ बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव करने के लिए, जिससे समाज शिक्षित होगा। तो समाज यदि शिक्षित होगा तो क्षेत्र अपने आप विकसित होगा। धन्यवाद।